Hello everyone, I hope everyone is fine out there. In this video, we will be talking about another kingdom that is known as Protista. Protista बेटा सेकंड किंगडम है मोनेरा के बाद, जिसमें फीचर्स बिल्कुल हमारे मोनेरा जैसी होते, लेकिन सेल का जो टाइप है वो अब काफ़ी एडवांस हो चुका है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईकैरियोटिक सेल्स. मोनेरा जैसे अभी भी ये यूनिसेलुलर कंडीशन में ही रहते हैं. कोई भी ग्रुपिज्म नहीं है, कोई टिश्यू नहीं, एक सिंगल सेल की बॉडी है इनके. मीन्स दे आर हैविंग सिंगल सेल बॉडी. ऐसे हमने मोनेरा में देखा था बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को, लेकिन मोनेरा में क्या था, ईकैरियोटिक की जगह हमारे जो सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक थे. आफ्टर दैट एक और चीज़ जो इनको मोनेरा से सिमिलर बनाती है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. ऑटोट्रॉपिक का मतलब है फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करना नहीं जानते वो हम एनिमल्स की तरह दूसरी मटेरियल्स पे, दूसरे प्लांट्स एनिमल से अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं. रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. कहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और है, दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस किंगडम इज द लिंक बिटवीन अदर थ्री किंगडम, यानी फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया. जो हमारे आने वाले 3 किंगडम है प्रोटिस्टा के बाद, साइंटिस्ट क्या मानते हैं, सबसे पहले मोनेरा किंगडम आया था, उसने अपने में जो चेंजेस लाए, एवोल्यूशन हुई, तो प्रोटिस्टा किंगडम आया. और प्रोटिस्टा किंगडम से जो हमारे 3 मेजर किंगडम हैं, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया, वो इवॉल्व हो रखे हैं. तो हमारे जो एंसेस्टर हैं, हम किनको मानते हैं, प्रोटिस्टा को मानते हैं. आइए अब इसमें ग्रुपिज्म देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस है. सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्रिसोफाइट्स. क्रिसोफाइट बेटा कहीं पे भी ये फाइट वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है दीज आर द प्लांट लाइक. जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, तो दिस फाइट इज समथिंग सिमिलर टू प्लांट. तो यहाँ पे ये जो हमारे प्रोटिस्टा है, ये कहाँ पे रहते हैं, मराइन कंडीशन में या फ्रेश वाटर में. जहाँ पे भी वाटर होगा वहाँ पे क्रिसोफाइट्स दिखाई देंगे. नेक्स्ट थिंग, दीज आर द फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेसिस करना अच्छे से जानते हैं ये. फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब है अपना खाना ये खुद बना सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द सेल वॉल. इनकी सेल वॉल में एक स्पेशल पिगमेंट मिलता है, केमिकल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका. सिलिका वही एलिमेंट है जो सोयल में प्रेजेंट होता है. इसीलिए जब हम किसी ओशन के बॉटम की बात करते हैं, फ्लोर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी ये अर्थ यानी सोयल इकट्ठा हुई रहती है, उसमें ये जो सिलिका है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. और ये सिलिका किन की सेल वॉल से आया है, क्रिसोफाइट्स की सेल वॉल से आया, यानी प्रोटिस्टा की सेल वॉल से आया है. इसलिए ये सिलिका जो है बेटा इतना रिजिड होता है, डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है. अगर ये ऑर्गेनिक होता तो बैक्टीरिया है, फंगस है, इसको डिकम्पोज कर देता और ये सॉइल में मिक्स हो जाता. डिकम्पोज होने का मतलब है इसके जो पार्टिकल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो एक एक अलग हो जाते हैं. लेकिन सिलिका को हम डिग्रेड नहीं कर सकते, बैक्टीरिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सो सिलिका एज इट इज़ ईयर आफ्टर ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर के साथ साथ ऐसे सी में नीचे सेटल डाउन होने लगता है. सो इसलिए सिलिका को हम क्या बोलते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल. इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल. तो सिलिका होने के कारण जो इनकी सेल वॉल होती है, ये एज इट इज़ सी फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट जो चीज़ होती है, सिलिका काफ़ी ग्रिटी होता है.
ग्रिटी का मतलब है फाइन फाइन पार्टिकल्स। इसमें देखेंगे जैसे हम सॉइल को उठा लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स को अगर हम अपनी फिंगर्स पे उनको ये रब करेंगे तो हमें देखेंगे कुछ ग्रैनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सिलिका ग्रिटी होने के कारण अब ये सॉइल जो हमारे ओशन फ्लोर्स के नीचे एक्यूमुलेट हो रखी है, इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? टू पॉलिश द सरफेस। तो पॉलिशिंग आपकी किसी फ्लोर की है, ग्रेनाइट की है, मार्बल की है, तो पॉलिश करने में हम यहाँ से ये वाली सॉइल पिक कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ रिच इन सिलिका। सिलिका कहाँ से आया? सेल वॉल। जब प्रोटिस्टा मर जाते हैं तो ये नीचे इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होने लगती है। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग देयर शेप। इनका शेप बेटा सोप केस जैसा होता है, सोप केस जैसा होता है। जैसे हम सोप रखते हैं, प्लास्टिक का नीचे वाला बॉक्स क्या होता है? स्मॉलर, और इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का बॉक्स और कवर अप कर देते हैं जो इससे थोड़ा सा बिगर होता है साइज में, इसको ओवरलैप कर लेता है। और ऐसे ही कुछ इनकी सेल वॉल देखने को मिलती है, यानी एक सेल वॉल नीचे है, फर्स्ट सेल वॉल, और ये रही सेकंड सेल वॉल। तो यहाँ से बीच में दो सेल वॉल आपस में एक सोप केस की तरह फिट हो जाती हैं, सोप केस बोलिए, सोप बॉक्स बोलिए, और बीच में इनका सेल होता है यानी इनकी बॉडी होती है, इसलिए इनको हम डाई एटम भी बोलते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्रिसोफाइट्स। एग्जाम्पल कुड बी साइक्लोटेला, and next thing it could be cyclotella navicula। तो ये जो हमारे प्रोटिस्टा हैं सीज में, ओशन में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के कारण दीज आर गोइंग टू मेक ग्लूकोज इन अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। ओशंस में या सी में कोई भी फूड चेन को स्टार्ट करने के लिए पहले जो केमिकल्स बनाते हैं वो हमारे क्रिसोफाइट्स होते हैं। ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज पे कौन फीड करता है? जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स कौन होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं एनिमल्स होते हैं। ये किस पे फीड करते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स पे। हमारे प्रोड्यूसर्स कौन है? क्रिसोफाइट्स हैं। जू प्लैंक्टॉन पे स्मॉल फिशेस फीड करती हैं, स्मॉल फिशेस को फिर बड़ी फिशेस खा लेती हैं। तो यानी एक वाटर में, ओशन में जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो क्रिसोफाइट से स्टार्ट होती है। ये इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। अब हम इनकी दूसरी क्लास देखते हैं। क्रिसोफाइट के बाद आते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स। डाई का मतलब होता है टू, फ्लैजिला का मतलब होता है अ स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द लोकोमोशन, और यहाँ पे ये इनके फूड को ट्रैप करने में भी हेल्पफुल होता है। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अब पूरी बॉडी 4 सेल वॉल या सेल प्लेट से डिवाइडेड होती है। तो ये इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाता है। एक डाई फ्लैजिला है, यानी 2 फ्लैजिला की हम बात करते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनली। ये जो लॉन्गिट्यूडनली जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। दिस इज लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिला। और जो दूसरा फ्लैजिला होता है बेटा, ये इसको ऐसे ट्रांसवर्सली कवर अप किए रहता है, जैसे हम एक टॉप को, एक लट्टू को बीच में से थ्रेड से कवर अप कर देते हैं। सो हाउ मैनी सीलिया वी आर हैविंग? 2 लॉन्गिट्यूडनली। ये जो रैप कर रखा है बीच में से इसकी बॉडी को, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब इनके रोल कर लेते हैं। ये इनकी क्या है? सेल प्लेट्स है, यानी सेल वॉल से बनी हुई हैं। वहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो क्रिसोफाइट्स थे, सिलिका उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट था। यहाँ पे सेल वॉल में क्या होता है? इट इज सेल्यूलोज। तो मेन फीचर एक पहले ये है, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, बट सम आर हेटरोट्रॉप्स ऑल्सो। फोटोसिंथेटिक अगेन मराइन कंडीशन में रहते हैं, सीज ओशन में देखने को मिलते हैं।
ये फ्लैजिला की बात हमने कर ली है। तब इसमें लूप्स बनती है, जैसे स्नेक्स लूप बना बना के अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला का एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं। ट्रांसवर्स बेटा ये जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट है इनको ऐसे रोटेट कर देता है, गोल गोल रोटेट करता है। जैसे हम टॉप के ऊपर थ्रेड बांध के अगर उसको खींचते हैं, पुल डाउन करते हैं, तो हमारा टॉप भी एक सर्कुलर मोशन करने लगता है, ऐसे राउंड राउंड रोटेशनल मोशन वो करने लगता है। तब ये ट्रांसफर फ्लैजिला की मूवमेंट होगी, तो जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट है वो ऐसे राउंड राउंड वीपिंग कर्ल्स बनाने लगता है। वीपिंग कर्ल जब बनेंगी तो यहाँ से वाटर अंदर आने लगता है। सी वाटर अब अंदर जाने लगेगा, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, जैसे आपने तूफान में भी देखा होगा, जब ऐसे बवंडर उठते हैं, स्टॉर्म्स कंडीशन आती है, तो कोई चीज़ जब इसमें एंटर करती है ठीक बीच में एंटर करती है। तो हमारे ट्रांसवर्स फ्लैजिला ने इसको रोटेट करा दिया है। रोटेट कराने के साथ वाटर अंदर जाता है, और वाटर में जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है उसको ये अपने सेल मेम्ब्रेन से इंगल्फ कर लेते हैं, यानी उसको ये खाने की तरह, अपने फूड की तरह यूज़ कर लेते हैं। ऐसा ये कब करते हैं? तब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, उस पर ये फीड कर लेते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ एक्चुअली एग्जाम्पल नोन एज ग्वानी और लैक्स। ये एक टाइप का हमारा डायनोफ्लैजिलेट है, जो कि ओशन में जब रेड टाइड्स होती हैं, ओशन का पानी या सी का पानी जब रेड होने लगता है, सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ग्वानियोलैक्स। ग्वानियोलैक्स एक टाइप का टॉक्सिन भी सिक्रीट करता है, जिससे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। मीन्स दैट टॉक्सिक दैट इज रिलीज्ड बाय ग्वानियोलैक्स इज एक्टिंग लाइक पॉइजन फॉर अदर मराइन एनिमल्स। तो सी में अगर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा रेड कलर आ गया है, सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्वानियोलैक्स। आगे हम थर्ड टाइप देखते हैं। दीज आर यूग्लेनॉइड्स। यूग्लिना को अगर हम देखेंगे, उसका एक ऐसा स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे शू की सोल होती है, स्लीपर की सोल होती है। बीच में से ये थोड़ा सा फ्लैटेंड या फिर ब्रॉड होते हैं, और नीचे जाके ये नैरो हो जाते हैं। इसमें भी दो फ्लैजिला दिखाई देंगे। एक मैं अंदर बना रही हूँ, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये देखिए अंदर वाला फ्लैजिला, एक बाहर वाला फ्लैजिला। जो लॉन्ग होता है वो अगेन लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और जो अंदर वाला होता है वो फिर से रोटेट करके, ऐसे जब ये रोटेट करेगा अंदर वाटर को इंसर्ट कर लेता है। ये जो कैविटी होती है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं गलेट। गलेट के अंदर जब हमारा जो छोटा सा एक फ्लैजिला है, इसमें जब मोशन आएगा, जब ये रोटेट होने लगेगा, तो यहाँ पे भी ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बन के लगता है, और जो प्रेशर होता है वो गिर जाता है। प्रेशर गिरेगा तो बहुत तेज़ी से अंदर वाटर आने लगेगा। वाटर में जितना पार्टिकल है वो हमारा यूग्लिना या हमारे सेल के अंदर चला जाता है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास, गलेट के पास यहाँ पे एक रेड आई कलर जैसा कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं रेड आई। इसमें एस्टाजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शाइन करता है, जैसे अंधेरे में ये चमकते हैं। तो ये किसके लिए होता है कि ओशन में या सी सरफेस में कहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है। फोटोसिंथेटिक है तो इनके पास क्लोरोफिल ए भी होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और जैसे इनको सनलाइट की प्रेजेंस देखने को मिलती है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर फोटोसिंथेसिस। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, दे आर गोइंग टू कैप्चर द प्रे। ये वाटर में से ऑर्गेनिक मैटर को निकाल के उसके ऊपर फीड करने लग जाते हैं, जिसमें कौन हेल्प करता है? इनका छोटा वाला जो फ्लैजिला है वो हेल्प करता है। सो दीज आर द यूग्लेनॉइड्स। बेस्ट एग्जाम्पल इसका यूग्लिना, ज़्यादातर स्पीशीज यूग्लेना है, तो इसलिए इस क्लास का नाम भी हमने क्या रखा है? यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट थिंग, द फोर्थ कैटेगरी इज द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। Slime molds, as for slime mold, as for saprophytic का क्या मतलब है? These are not going to do the process of photosynthesis। जो decaying matter होता है, decaying
मैटर होता है, ऑर्गेनिक वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कोई प्लांट है, लीव्स है, रूट्स है, उसके जो फ्रूट्स है, या किसी इंसेक्ट की, बर्ड की अगर डेड बॉडी है, दीज कुड बी डेड एनिमल्स, तो वहाँ पे कौन ग्रो होता है, स्लाइम मोल्ड्स। ये कुछ फंगस जैसा ही दिखता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, तो वहाँ पे उस जो फ्रूट है या कोई प्लांट है या वुडन लॉग है, कई बार ये वुडन लॉग भी होते हैं, कोई ब्रांचेस होते हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट में गिर जाते हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आके इसका डिकम्पोजन स्टार्ट कर देता है। ब्लैक ब्लैक कलर का अभी मैंने कि ये वुडन लॉग बनाया है, वुडन लॉग अगर किसी फॉरेस्ट में गिर रखा है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे कौन अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइम मोल्ड्स। अगेन दीज आर द यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेसिस करना नहीं जानते, सो दीज आर द टोटली हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं कि जो डिकेइंग मैटर है वहीं से ही अपना क्या लेंगे, न्यूट्रिशन या फूड को डिराइव करते हैं। सो हेट्रोट्रॉपिक है, फूड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द स्पोर फॉर्मेशन, जो इस प्लाज्मोडियम है, स्लाइम मोल्ड का एक एग्जाम्पल है। स्पोर क्या बनते हैं, जब हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कंडीशन एडवर्स हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलती है जब इनको टेम्परेचर में, तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी बॉडी को एक थिक लेयर से, प्रोटीन लेयर से कवर अप कर लेते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पोर। और धीरे धीरे ये जो स्पोर है फ्रूटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट होने लगता है, और ये एक एक स्पोर जब एडवर्स कंडीशन ठीक हो जाती है, जब एनवायरनमेंट इनको सुटेबल लगता है, एक एक स्पोर एयर करंट में डिस्पर्स हो जाता है। अब जहाँ जहाँ ये स्पोर जाएंगे, अगर इनको डिकेइंग मैटर मिल जाता है, वहाँ पे ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मोडियम को जनरेट कर देते हैं। सो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो एडवर्स कंडीशन में फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोर। एडवर्स कंडीशन जब चली जाती है तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या बना लेते हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स विंड के साथ, एयर करंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जहाँ पे इनको नरिशमेंट मिलेगा वहाँ पे चल के फिर से ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द स्लाइम मोल्ड्स। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, दैट दे आर गोइंग टू फ्रूट फॉर्म स्पोर, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये इनका एक क्या कह सकते हैं, यूनिक तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करने का। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, दैट लीड्स टू द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसके कारण इनमें वेरिएशन भी आ जाती है। स्पोर ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एडवर्स कंडीशन में बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन।